बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 6 to 10 तक शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर नंबर 14 के। आज हम करने जा रहे हैं 11 to 15। सबसे पहले 11 देखें, हाउ कैन यू यूज़ अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट। हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए। पहले इसको देखें कि हमने मैग्नेटिक फील्ड सेट की है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमने सेट की है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने डिफरेंट मैसेज के आइसोटोप्स एंटर करने हैं। जैसे ही ये डिफरेंट मैसेज के आइसोटोप्स इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेंगे, अपने आप को सर्कुलर पाथ में बेंड कर लेंगे। ठीक है, अपने मैसेज के अकॉर्डिंग सर्कुलर पाथ में बेंड कर लेंगे। तो इस पे दो टाइप्स की फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक मैग्नेटिक फोर्स और सेंटीपीटल फोर्स। ये दोनों एक दूसरे की इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम अभी रिलेशन भी ड्राइव करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि r² डायरेक्टली है m के। मीन्स क्या है कि जिस आइसोटोप का जितना ज़्यादा मैस होगा तो उसका रेडियस भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका मैस जितना कम होगा उसका रेडियस भी उतना स्मॉल होगा। मीन्स के हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं कि अगर सर्कल स्मॉल है मींस कि रेडियस कम है तो उस आइसोटोप का मैस भी कम होगा। अगर सर्कल ग्रेटर है तो उसका आइसोटोप भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब इसको देख लेते हैं। फॉर दिस पर्पस द आयंस आर एक्सेलरेटेड विद द वोल्टेज वी। हमने आयंस को क्या प्रोवाइड किया, वोल्टेज, सेम वोल्टेज प्रोवाइड किया है। पासिस थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेंगे तो उनके ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स के ज़रिए असर क्या होगा कि मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, वो अपने आप को सर्कुलर पाथ में बेंड कर लेंगे। डिफरेंट रेडियाई ड्यू टू डिफरेंट मैसेज, तो जितने मैसेज के अकॉर्डिंग उनके रेडियस डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, एज वी नो दैट इस रिलेशन को हम E/m, डिटर्मिनेशन ऑफ E/m के टॉपिक में निकाल चुके हैं। E/m इज इक्वल टू 2V/b² r²। अब यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो है हमारे पास E भी कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि देखें हमारे पास ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन से क्या शो होता है कि देखें हमारे पास E क्या है, चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयंस है। मींस के देखें कि जो आयंस जो चार्ज है वो वैल्यू भी सेम रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है तो हर पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है हर चार्ज के ऊपर सेम ही एक्ट करेगी। पोटेंशियल भी हमने सेम प्रोवाइड किया है। m क्या है, मैस ऑफ द आयन है, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो हम इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। फिर अगर हमने r² निकालना है तो हम इसको मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब v, b, e ये तीनों क्या हैं, वैल्यूज कांस्टेंट हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी r² डायरेक्टली प्रोपोर्शन है m के। अब ये इक्वेशन क्या शो करती है, हैवी आइसोटोप्स हैव लार्जर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जो आइसोटोप हैवी होंगे उनका क्या होगा, रेडियस ज़्यादा होगा। ठीक है, मैस ज़्यादा होगा तो रेडियस भी क्या होगा, लाइटर आइसोटोप्स होंगे तो उनका रेडियस भी क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी the orientation of a current carrying coil in a uniform magnetic field so that the torque acting upon the coil is maximum and minimum। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि देखें हम कॉइल को कैसे ओरिएंट करें, किस एंगल पे प्लेस करें कि टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आए और टॉर्क की वैल्यू मिनिमम आए। ठीक है, तो अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि देखें हमने मैग्नेटिक फील्ड सेट की है इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड सेट की है। अगर तो प्लेन जो है करंट का प्लेन है उसको हम पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, तो पैरेलल के लिए आपको पता है एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। और जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो NIBA कॉज अल्फ़ा के इक्वल आता है। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह 0 पुट करें तो वो कॉज 0 इक्वल टू 1 होता है। मीन्स के टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल आएँ, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के पैरेलल आएँ तब एंगल 0 डिग्री बनेगा, और 0 डिग्री पे टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब अगर हम क्या करें कि देखें मैग्नेटिक फील्ड हमने सेट की इस डायरेक्शन में, हम इस प्लेन को परपेंडिकुलर प्लेस कर दें तो करंट की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर के लिए एंगल कितना आएगा, 90, और टॉर्क 90 के एंगल के लिए क्या होता है, 0, तो टॉर्क मिनिमम आएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं कि व्हेन द प्लेन ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल इज हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड, टॉर्क विल बी
मैक्सिमम, ठीक है। अगर करंट की वैल्यू पैरेलल आएगी मैग्नेटिक फील्ड के तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। टॉ इज इक्वल टू NIBA कॉज अल्फा, तो कॉज की जगह 0 पुट कर दें, कॉज 0 डिग्री पुट करें तो कॉज 0 1 होता है, तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद when the plane of the current carrying coil is held perpendicular to the magnetic field, अगर करंट को परपेंडिकुलरली प्लेस कर दें मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कॉयल को, ठीक है, जो प्लेन है उसको आपने प्लेस करना है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, एंगल क्या बनेगा 90, और 90 के एंगल पे जो टॉर्क होता है वो मिनिमम होता है। टॉ इज इक्वल टू NIBA कॉज अल्फा, NIBA कॉज 90, तो 90 के एंगल पे टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। अब ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है, जब प्लेन ऑफ द करंट कैरिंग कॉयल और प्लेन ऑफ द करंट कैरिंग कॉयल पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो टॉर्क क्या आया है, मैक्सिमम, ठीक है। जब प्लेन ऑफ द कॉयल क्या होगा, प्लेन ऑफ द कॉयल परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तब टॉर्क की वैल्यू क्या आई है, मिनिमम, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा पैरेलल के लिए और मिनिमम कब होगा परपेंडिकुलर के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि अ लूप ऑफ द वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द पोल फेसेस, व्हाट हैपन इफ अ डायरेक्ट करंट इज पुट थ्रू द कॉयल एंड व्हाट हैपन इफ द अल्टरनेटिंग करंट इज यूज इंस्टेड। अच्छा जी, अब यहाँ पे कह ये रहे हैं कि देखें कि हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि जो प्लेन ऑफ द कॉइल है उसको इस पोल फेसिस की क्या रखा है, इस तरह से पैरेलल रख दिए, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से ये बात थोड़ी सी गौर कीजिएगा कि जो प्लेन है वो पैरेलल है पोल फेसिस के, ठीक है, और जो प्लेन है अगर पैरेलल है पोल फेसिस के तो वो परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। अब जब परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर के लिए एंगल 90 बनता है और 90 के एंगल पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। अगर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता तो कॉइल रोटेट नहीं करेगी, तो दोनों कंडीशन के लिए क्या रहेगा, चाहे वो AC हो चाहे DC हो, वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, मीन्स कि कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ ये रहे हैं कि देखें कि अगर एक कॉइल है पोल पीसेस के उन्होंने पैरेलल रख दिए, तो पैरेलल रखने के बाद क्या होगा, अगर डायरेक्ट करंट मूव कर रहा हो कॉइल में से और अगर अल्टरनेटिंग करंट मूव कर रहा हो तो दोनों केसेस में आंसर टॉर्क का 0 आएगा, बिकॉज क्योंकि दोनों के लिए एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है और 90 के एंगल पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इन बोथ केसेस AC एंड DC प्लेन ऑफ द लूप विल नॉट रोटेट, प्लेन ऑफ द लूप क्या करेगा, रोटेट ही नहीं करेगा। रीज़न इसकी क्या है, since in the both cases the plane of the loop and the magnetic field perpendicular, plane of the loop मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, टॉर्क विल बी 0। टॉर्क इक्वल टू NIBA कॉज अल्फा, कॉज अल्फा की जगह कॉज 90 पुट करें तो टॉर्क का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 14.14 देखें, कह रहे हैं कि वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो, एमीटर की रेजिस्टेंस लो क्यों रखी जाती है, इसकी कुछ सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें। ये सर्किट की रेजिस्टेंस है, ये एमीटर है, एमीटर को सर्किट के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है इस तरह से, ठीक है। अब एमीटर को जब सीरीज़ में कनेक्ट किया है, एमीटर की रेजिस्टेंस इसलिए लो रखी जाती है ताकि हम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट कर सकें। एमीटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट की वैल्यू को मेजर करती है, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट मेजर कर सकें, इस वजह से रेजिस्टेंस को लो रखा जाता है। अगर हम रेजिस्टेंस हाई कर दें तो क्या होगा कि सर्किट लोड हो जाएगा। लोड का ये मतलब है कि जब इस सर्किट से होता हुआ करंट इसमें से पास करेगा तो वो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से ये जो एमीटर है ये करंट की वैल्यू को कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। करंट की वैल्यू किसने क्या कर लिया, कंज्यूम। तो जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट है उसको इसने अल्टरनेट कर दिया, मीन्स कि उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज होने की वजह से हम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट नहीं कर सकते अगर हम रेजिस्टेंस को हाई कर दें, ठीक है। तो ये रीज़न होती है कि हमने क्या करना है कि पहले इसको पढ़ लेते हैं। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट टू मेजर द करंट। एमीटर की जो एमीटर होता है उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सर्किट के साथ, दैट्स वाई शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, और इसकी रेजिस्टेंस लो रखी जाती है ताकि हम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट कर सकें। बिकॉज
इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर हाई, अगर एमीटर की रेजिस्टेंस हाई रख दी जाए तो इट विल बिकम लोड, तो ये लोड हो जाएगा, लोड होने के बाद एंड विल चेंज और डिक्रीज द सर्किट करंट, तो करंट की वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, सो द करंट विल नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, तो हम करंट की वैल्यू को एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस वजह से जो रेजिस्टेंस है वो हमें लो रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नेक्स्ट में कह रहे हैं कि 14.15 में वाई द वोल्ट मीटर शुड हैव द वेरी हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई क्यों रखी जाती है। पहले इसके सर्किट डायग्राम देखें। वोल्ट मीटर को सर्किट के साथ पैरेलली कनेक्ट किया जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पैरेलल कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब होगा क्या कि अगर रेजिस्टेंस स्मॉल रखेंगे तो करंट की वजह से हम एक्यूरेट वैल्यू, करंट फ्लो करने की वजह से हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। करंट क्या होगा, यहाँ से पास करेगा तो वो चेंज कर देगा वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस इतना हाई रखना है, इतना ज़्यादा हाई रखना है कि इस वोल्ट मीटर में से कोई करंट पास ना करे। अगर कोई करंट पास नहीं करेगा तो हमने एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि सर्किट में से कोई करंट फ्लो ना करे। अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी रीज़न देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, जो वोल्ट मीटर होता है उसको पैरेलल कनेक्ट किया जाता है सर्किट के साथ। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज़ वेरी लो, अगर रेजिस्टेंस को लो कर दें तो देन इट विल बी अ शॉर्ट सर्किट एंड बिकम अ लोड। सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये लोड हो जाएगा। मींस कि उसमें से करंट की वैल्यू चेंज, मतलब जैसे ही मूव करेगा करंट से वोल्ट मीटर में से तो वो अल्टर कर देगा, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। इस वजह से हमने रेजिस्टेंस हाई रखनी है। तो अगर लो रखेंगे तो सो इट विल नॉट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस वजह से रेजिस्टेंस को हाई रखना ज़रूरी है। यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।